मैं पप्पू कुमार रजक आज आप लोग के समक्ष भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां नवजागरण के संदर्भ में क्या मूल्य रखती है, इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे। आते हैं विषय पर। भारतेंदु युग से पूर्व जो कविताएं थी, या तो वो धर्माश्रय में पली या तो राजाश्रय में, लोकाश्रय में भी वह पल रही थी, किंतु उनका जो स्वर था बहुत ही मंद था और जो नीति उपदेश तक ही सीमित था। किंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन ने हिंदी कविता को एक नया धरातल प्रदान किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हिंदी कविता को राजाश्रय के कटघरे से निकालकर आम जनता के बीच में लाकर रख दिया। आम जनता के स्वर अर्थात जनवादी विचारधारा के साथ जोड़ने का कार्य हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किए। देशभक्ति और राजभक्ति दोनों परंपराएं समन्वय रूप से इनके रचनाओं में देखने की मिलती है। इसके अलावे जो भारतेंदु युग की जो सबसे बड़ा वैशिष्ट्य रहा है या फिर इनकी प्रवृत्तियों का जो मूल स्वर रहा है, जिसमें भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का उद्घाटन, खड़ी बोली आंदोलन, गद्य के विविध रूप, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन, स्त्री शिक्षा के साथ साथ हिंदी रंगमंच को एक नया धरातल प्रदान करना और देशभक्ति राजभक्ति के अलावे जो भी प्रवृत्तियां इस दौर की थी, आइए हम सब इस ओर ध्यान देते हैं। ये जो कविताओं का जो श्रेय रहा है या फिर भारतेंदु युगीन जो कविताएं जो अंधविश्वास रूढ़ियों से निकालकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक नया धरातल प्रदान किए, खड़ी बोली को एक नया धरातल प्रदान किए, गद्य को एक नया धरातल प्रदान किए। इस आलोक में हम उनके प्रवृत्तियों को परिस्थितियों का अवलोकन करते हैं। भारतेंदु युगीन प्रवृत्ति या फिर विशेषताओं में सबसे पहली प्रवृत्ति उनकी देखने को मिलती है भारतेंदु युग की देशभक्ति की भावना या राष्ट्रीय चेतना। भारतेंदु युगीन कविता की सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रवृत्ति देशभक्ति। कुछ आलोचक इनकी देशभक्ति पर आरोप भी लगाते हैं क्योंकि इनमें राजभक्ति और देशभक्ति दोनों ही अपने युगीन बोध के अनुसार साथ साथ चल रही है। अंग्रेजी राज्य के सुखों का जहां इन्होंने वर्णन किया, वहीं देश की दुर्दशा का भी वर्णन किया। इसी कारण आलोचकगण भ्रमित हो जाते हैं कि वस्तुतः भारतेंदु युगीन कवि पूरी ईमानदारी के साथ तत्कालीन व्यवस्था और परिस्थितियों का चित्रण किया। भारतेंदु युग की एक कविता में अंग्रेजी राज की प्रशंसा भी की गई है और आर्थिक शोषण नीति पर दुख भी प्रकट किया गया है। अंग्रेजी राज सुख साज सजे, सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जाते हैं अति ख्वारी। अर्थात अंग्रेजी राज में हमें सारे तरह के सुख साज सजा मिला, पर देश का जो धन विदेश चली जा रही है, ये बहुत ही दुख की बात है। यह देशभक्ति आधुनिक बोध एवं नवजागरण का ही प्रमाण है। इसके पहले भक्तिकाल रीतिकाल आदि में यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। रीतिकाल में या फिर रीतिकाल के राष्ट्रीय चेतना का संकीर्ण रूप राजाश्रय कवियों के काव्य में दिखाई पड़ती है, किंतु व्यापक रूप से राष्ट्रीय चेतना का जो प्रसार और प्रसार नवजागरण के फलस्वरूप ही भारतेंदु युग की कविता में आया। इस काल के कवि भारत के वर्तमान स्थितियों पर दुख प्रकट किए और अतीत के द्वारा वर्तमान का मार्ग प्रशस्त किए हैं। इस
की बार बार वंदना भी की है। भारत की दीनहीन दशा और उसकी दुर्दशा को देखकर इन कवियों का हृदय क्रंदन करने लगा। इसलिए भारतेंदु जी के मुख से प्रकट होते हैं भारत दुर्दशा में, अवहु मिलहि रोवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देख ही न जाए। अंग्रेजों की नीतियों का भंडाफोड़ इन्होंने ही किया। ये भारतीयों का दोहरा शासन करते थे अंग्रेज, और कहते हैं इसीलिए भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन लूटे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अंग्रेजों की जो नीति थी दोहरी शासन नीति का, और उस दोहरी शासन नीति का इन्होंने भंडा फोड़ करते हैं, ऊपर की इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं। अगली प्रवृत्ति के रूप में अगर हम लोग ध्यान दें तो हमें हमारे सामने आता है कि प्राचीनता तथा नवीनता का समन्वय। भारतेंदु युग इन कवियों ने अपने काव्य में प्राचीनता तथा नवीनता का समन्वय किया। इसका मूल कारण ये, कवि भारतीय प्राचीन काव्य परंपरा से जहां प्रभावित है, वहीं नवीन युग की चेतना बोध से भी प्रभावित है। इन्होंने प्राचीन काव्य रूढ़ियों और परंपराओं को अपने काव्य में सुरक्षित रचा या रखा, यथा श्रृंगार निरूपण, नक्सिक श्रृंगार वर्णन, नायिका भेद और लीला पद गायन आदि। साथ ही साथ इनकी जो कविता में नवीन विचारों का सूत्रपात भी परिलक्षित होता है। जो आधुनिक युग के नवजागरण का प्रभाव, छुआछूत आदि को न मानना, काव्य के माध्यम से जनसाधारण में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना, सामाजिक दुर्व्यवस्था, भ्रष्टाचार, अनीतियों का काव्य में चित्रण करना आदि इसी का परिचायक है। प्रताप नारायण मिश्र की कविता में हम आधुनिकता बोध को वो देख सकते हैं। कह सकते हैं कि उन्होंने जो उनकी कविता में जो आधुनिकता बोध, वो आधुनिकता बोध को इस प्रकार लोग प्रकट करते हैं, सब धन ढोयो जात विलायत रहियो दलिद्दर छाई, सब धन ढायो जात विलायत रहियो दलिद्दर छाई, अन्न वस्त्र कहाँ सब तब तरसे हौरी कहाँ सुहाई। अगली प्रवृत्ति के रूप में हम लोग चलते हैं श्रृंगारिकता का वर्णन। श्रृंगारिकता का चित्रण प्राचीन परंपरा का ही परिचायक है। रीतिकाल के श्रृंगारिक वर्णन के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं हो पाए भारतेंदु मंडल या फिर भारतेंदु युग के कविगण। भारतेंदु जी की अधिकांश रचना प्रेम से संबंधित है। प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम मल्लिका, प्रेम प्रताप आदि इसी का उदाहरण है। घेरी घेरी घन आए, छाई रहे चहुगोर, कौन हेत प्राणनाथ सुरति बिसारी। इन पंक्तियों में नायिका के सौंदर्य, श्रृंगार वर्णन या वियोग वर्णन आप देख सकते हैं। साधारण जनजीवन का चित्रण, साधारण जनजीवन के चित्रण जहां रीतिकालीन काव्य राजाश्रय में पुष्ट हुआ, जबकि भारतेंदु युग का काव्य जनजीवन के क्रोण में पला। इस काल की कविता की जनवादी प्रवृत्ति समाज सुधार में ही विहीन है। ये कविताएं केवल राजनैतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समता, भाईचारे का साहित्य है। यह एकता, समता, भाईचारा तत्कालीन नवजागरण का ही परिचायक है, जिसमें सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक मिथ्याचार, अमीरों की स्वार्थपरता, पाश्चात्य सभ्यता में रंगे शिक्षित वर्ग पर व्यंग, पुलिस और कर्मचारियों की लूटमार, अदालतों में प्रचलित अनीति, देश की सामान्य दुर्दशा, अकाल महामारी का प्रकोप, अंग्रेजों का आर्थिक शोषण,
तथा नाना सामायिक प्रसंगों द्वारा जन जीवन को प्रेरित तथा जागृत करना इन कवियों का मुख्य उद्देश्य है, जो नवजागरण के परिणाम स्वरूप ही इनके काव्य में आए हैं। यथार्थ चित्रण के साथ साथ प्राचीन संस्कृति का गौरवगान, आदर्श का चित्रण भी इन्होंने किया। प्रताप नारायण मिश्र बाल विवाह और विधवा के शोषण से दुखी थे और कहते हैं, विधवा विलापे नित धेनु कटे, को लागत हाय गोहर नाही, को मूर्ख हिंदुअन को ठगी के निज निंदति शिष्य बनावत है, बहकाए कुटुंब छोड़ाए छली फिर नेक नहीं अपनायत। धार्मिक मिथ्याचार, छुआछूत जैसी कुरीतियों पर प्रहार करते हुए इस काल के कवि ने कहा है, बहुत फैलाया हमने धर्म, बहुत फैलाया हमने धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं प्रकृति चित्रण। परंपरा मुक्त प्रवृत्ति चित्रण नहीं। इस काल के कवियों ने नर प्रकृति के चित्रण में अधिक रहे, बाह्य प्रकृति के चित्रण में इन्होंने रुचि नहीं दिखाई। यह प्रवृत्ति भी नवजागरण के ही परिणाम स्वरूप इसमें पाई जाती है, क्योंकि वह समय स्वतंत्रता आंदोलन और जन साधारण का समय है। ऋषि महर्षि विद्वान राजनीतिज्ञ सभी जन जागृति की ओर अधिक ध्यान दिए। इस काल की कविता में इन्हीं का चित्रण अधिक हुआ। ठाकुर जगमोहन सिंह ने प्रकृति के जिस शैली का श्री गणेश किया, उसकी ओर इन कवियों ने देखा ही नहीं। उनकी प्रकृति चित्रण में संवेदनशीलता का अभाव है, नागरिकता का बाहुल्य है। यह भी नवजागरण का ही परिणाम है। प्रकृति चित्रण अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि भारतेंदु की रचित गंगा नदी की प्राकृतिक सौंदर्य का उदाहरण देखते हैं। कुजत कहूँ कलहंस कहूँ मजत पारावात, कहूँ कारंड उड़त कहूँ जल कुकट टावत, चक्रवाक कहूँ वसत कहूँ वक ध्यान लगावत, सूक पीक दल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत। हास्य व्यंग उनकी अगली प्रवृत्ति के रूप में हम लोग देखते हैं। अगली प्रवृत्ति हास्य व्यंग। भारतेंदु काल में हास्य शिष्ट और स्वदेशी, उनकी मुकरियों या में हास्य और व्यंग अत्यंत सशक्त बन पड़ा। कहते हैं भारतेंदु जी, कपट कटारी जियमे हुलस, कपट कटारी जियमे हुलस, क्यों सखी साजन नहीं सखी पुलिस। ये भारतेंदु जी की मुकरियां में हमें देखने को मिलती है। इतिवृत्तात्मकता उनकी अगली प्रवृत्ति। इस काल के कवियों ने विभिन्न समसामयिक विषयों पर फुटकल पद तथा कविताएं लिखी। इसमें साहित्यिकता का अभाव है, कहीं कहीं मात्र तुकबंदी का प्रयोग ही दृष्टिगोचर होता है, जिससे कविता की कोटि में नहीं रख सकते। प्रताप नारायण मिश्र ने पद्यात्मक निबंध लिखे। बहुत से कवियों ने उपदेशात्मक सुधारात्मक कविताएं लिखा, जिसमें मात्र इतिवृत्तात्मकता है, और यह इतिवृत्तात्मकता भी नवजागरण के प्रभाव स्वरूप ही आई। द्विवेदी युग में इसका विकास अधिक हुआ, जिसके स्वरूप छायावाद का उदय हुआ। द्विवेदी युग में जो विकास हुआ, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा और इधर आकर देखते हैं कि भाषा संबंधी जो उनके विचार थे, अर्थात कह सकते हैं कि भाषा का निर्माण या खड़ी बोली का विकास इसी युग की देन रही है। कि खड़ी बोली हिंदी का जो विकास इस युग में हुआ, वो क्यों? रीतिकालीन भाषा अवधि और ब्रज के स्थान पर, कव के स्थान पर गद्य और ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का हम लोगों ने देखा। खड़ी बोली विकास संबंधित वीडियो में मैंने खड़ी बोली विकास को बहुत ही सुंदर दिखाया है। आप लोग
वहाँ भी देख सकते हैं कि खड़ी बोली के विकास के संदर्भ में हमने क्या दिखाया। हमारे उस वीडियो में आप खड़ी बोली को फॉलो कर सकते हैं। आगे चलते हुए हम लोग देखते हैं कि कलात्मकता का अभाव। ये जो कलात्मकता का अभाव कि भारतेंदु युगल कविता में कलात्मकता का अभाव है। नवयुग की अभिव्यक्ति करने वाली यह कविता कलात्मकता या कलात्मक नहीं बन सकी। इस कलात्मकता में बहुत समय लगा। भाषा, अगली प्रवृत्ति, भाषा के संदर्भ में कह सकते हैं कि इनका भाषा ब्रज है। गद्य के क्षेत्र में इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया, किंतु काव्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किए। और खड़ी बोली के प्रसार में उन्होंने मातृभाषा शब्द पर प्रेशर दिए और कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं अके सूल। आगे चलते हुए भारतेंदु जी कविता के लिए ब्रज भाषा को ही उपयुक्त मानते हैं, किंतु इन्होंने खड़ी बोली में भी कविताएं लिखे। फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप खड़ी बोली में रचित कविता है। यथा हम जो चाहते हैं निभाते हैं प्रेम घन, हम जो चाहते हैं निभाते हैं प्रेम घन, उन दिल दरियाओं से मिलाते हैं। अगली प्रवृत्ति अगर हम लोग ध्यान दें तो पाते हैं छंद, और इस छंद में के संदर्भ में कहते हैं कि भारतेंदु युगल जो परंपरा से चली आए छंदों का प्रयोग करते हैं। परंपरा से रीतिकाल में जो छंद हमें देखने को मिले, सवैया, छप्पै, कविता आदि का प्रयोग, वही छंदों का प्रयोग भारतेंदु युगल कवियों ने भी खुलकर किए। इस काल की कविताओं में एक विशेषता यह भी है कि लोकगीत और धुन के आधार पर भी कविताएं रची। ठुमरी, लावणी, कजरी आदि पर काव्य रचे गए। इनकी जो मूल प्रेरणा स्रोत नवजागरण, क्योंकि इन कवियों को जन जागृति लानी थी, सामाजिक समस्याओं की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करना था, इसलिए इन्होंने लोकगीतों के मार्ग को माध्यम बनाया। यथा कहते हैं कि लिखाए नहीं देखियो, पढ़ाए नहीं देखियो, सैया फिरंगन बनाए नहीं देखियो, लहंगा दुपट्टा निको न लगे, मैं मन की गौना मंगाए नहीं देत्यो। इस तरह से भारतेंदु युगल प्रवृत्तियां हम लोग देख रहे थे। चलिए थोड़ा सा हम लोग साहित्यिक मूल्यांकन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। भारतेंदु युग की विशेषता या प्रवृत्तियों में साहित्यिक मूल्यांकन में अगर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि भारतेंदु और उनके मंडल के लेखक देशभक्त, पत्रकार, प्रचारक अधिक थे, कवि और साहित्यकार कम। इनके विचारों और अनुभूतियों में गहनता का अभाव है। यही कारण है कि इस काल की कविता में कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव है। वस्तुतः इन्होंने साहित्य सृजन कम किए। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को जागृत करना है, तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों से अवगत कराना है, तत्कालीन नवजागरण की धारा से भारतीय जनता को जोड़ना। इसीलिए इन्होंने साहित्यिक कलात्मकता की ओर अधिक ध्यान नहीं दिए। इस काल की अधिकांश रचनाएं न तो साहित्यिक है और न ही सरस, किंतु भारतेंदु, प्रेमघन, बालमुकुंद गुप्त आदि की रचनाएं अधिक सरस और मधुर है। भारतेंदु काल की कविता का महत्व जीवन और साहित्य की अनुशीलन में है, न कि साहित्य की कलात्मकता में। इन कवियों को अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पूरा ध्यान है। इसी कर्तव्य और उत्तरदायित्व का पालन स्वरूप उनकी कविता में साहित्य बोध कम हो रहा। यह कर्तव्य उत्तरदायित्व समाज में उभरती नवजागरण की लहर से ही समस्त भारतीयों को जोड़ना रहा है। भारतेंदु एवं उनके मंडलियों के लेखक देशभक्त, पत्रकार, प्रचारक अधिक थे।
हिंदी पत्रकारिता का जो विकास, जो भी उन्मेष हम देखते हैं वह केवल मात्र भारतेंदु युग में है। भारतेंदु युग में भारतेंदु द्वारा प्रकाशित कवि वचन सुधा, बाल बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र पत्रिका, प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण, प्रेमघन का, बालकृष्ण भट्ट का, इन सब की जो पत्रिकाओं का विकास हुआ, विकास भी इस युग की एक प्रवृत्ति के रूप में हम देख सकते हैं। यही हमारा आज का विषय समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।